बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद से मिलने डिफेंस लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। बाहर आकर खुद इस्तकबाल किया। दुनिया के खुशकिस्मत तरीन इंसानों में आपका शुमार होता है। फजाई हादसे में जिंदा बचना वाकई एक मोजज़ा है। उस वक्त क्या एहसासात थे? हाँ सुहेल साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। यकीनन जब वो क्रैश हुआ है शुरू में ही, तो मैं फेंट कर गया था, और जब मुझे होश आया तो मैं ऑलरेडी रेस्क्यू हो चुका था। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे अल्लाह ताला का ये भी बहुत बड़ा करम है कि उसने मुझे उस वक्त वो जो सबसे हौलनाक टाइम था, गालिबन वो नहीं दिखाया, क्योंकि आज शायद मैं आपके सामने ना बैठा होता और साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुका होता। सोचते तो होंगे किसकी दुआ लगी? दुआ तो बड़ा, मुझे उस पर कोई शक ही नहीं है, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। दोनों बहुत नेक लोग हैं, आप जानते हैं। नवर सईद साहब हैं जी, और आपकी वालदा अमरोहा ख़ानदान से हैं। जो वालिद भी अमरोहा से हैं। जी हाँ। वालदा जो है वो सैयद तकी साहब की जी हाँ। हमारे जंग अखबार के एडिटर रहे। जी हाँ। हादसा होने से पहले जब आप होश में थे, उस वक्त क्या सोचो विचार कर रहे थे? तकरीबन कोई 30 सेकंड पहले, हादसे से पहले 30 सेकंड पहले एक जर्क सा लगा और मेरी सीट सबसे आगे थी, तो सामने मुझे कॉकपिट का दरवाज़ा नज़र आ रहा था। वो कॉकपिट का दरवाज़ा खुला, कॉकपिट से जब मैंने देखा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जहाज़ जो है वो नोज डाइव कर रहा है और अब कोई सूरत नहीं है कि क्रैश से बच सके। तो एकदम से जैसे पूरी ज़िंदगी आपके सामने एक कैनवस पे आ जाती है। थॉट टू माई सेल्फ कि यार ठीक हो गया मामला, कोई रिग्रेट्स नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, ज़िंदगी ठीक गुजर गई। मैं अपने प्रोफेशन में भी आई हैव डन ओके, इट्स फाइन, इट्स ओके। अचानक से वो मुझे ट्रिगर किया उस वक्त कि यार वो एक गलती हो गई मुझसे। क्या गलती हो गई? वो गलती ये हो गई कि मैंने जो है वो अपनी इंश्योरेंस, जो लाइफ इंश्योरेंस थी, वो एक्टिवेट नहीं कराई थी, और अच्छी खासी ल्यूक्रेटिव थी वो, तो वो मेरी वालदा को पैसे मिल जाते। और मैं सिंगल हूँ, आई नेवर गॉट मैरिड, सो शी वाज द बेनिफिशियरी ऑफ दैट। आई हैव दिस हैबिट ऑफ टॉकिंग टू माई सेल्फ एंड आई बिलीव दैट आई टॉक टू माई गॉड। आई सेड कि ठीक है जी, काम पूरा हो गया, अब तो ऐसे ही है। तो अंदर से आवाज़ आई कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ जहाज़ तो क्रैश करे मगर तुम सरवाइव कर जाओगे। अच्छा। नाउ दैट इज समथिंग विच इज सो ओवरवेलमिंग सुहेल साहब, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं ये बात करता हूँ। और उसने जो 30 सेकंड है ना, उन्होंने मेरी ज़िंदगी का पर्सपेक्टिव जितना चेंज किया है, किसी चीज़ ने चेंज नहीं किया। और जब आपकी आंख खुली, जब होश में आए, तो 2-3 चीज़ें सुहेल साहब बड़ी इंपॉर्टेंट सामने आई। तो जो लोग बेचारे बेलौस तरीके से मुझे निकाल रहे थे वहाँ से, मैंने ये रियलाइज़ किया है कि लोग जो है ना वो जनरली अच्छे लोग होते हैं। हम लोग ज़रा थोड़ा सा कभी कभी हार्श हो जाते हैं लोगों के ऊपर। लोग अच्छे ही लोग होते हैं और उनको थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। दूसरी जो सुहेल साहब बात थी वो ये थी कि वो जो तकरीबन आप समझिए 1-1.5 घंटे का टाइम था, जिसमें ये नहीं पता था कि मैं ज़िंदा हूँ या मर गया हूँ। इनफैक्ट जब लोगों को पता भी लगा कि मैं ज़िंदा हूँ, तो तब भी उनको यकीन नहीं आ रहा था कि मैं ज़िंदा हूँ, और गालिबन मुझे भी यकीन नहीं था इस बात का कि मैं ज़िंदा हूँ। वो 1.5 घंटे में मैंने जितनी मोहब्बत और जितनी अपने बारे में लोगों को दुआएं करते हुए देखा है बेलौस, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि वो कितना ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस है मेरे लिए, और मैं कांट गेट ओवर दैट एट ऑल। जाहिर है आपका ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बड़ा मजबूत है। 50 साल के हो गए, शादी नहीं की, इसके पीछे क्या फ़लसफ़ा है? इसके पीछे तो सुहेल साहब यही है कि माँ बाप की दुआएं हैं, अल्लाह ताला ने बचाया हुआ है, जब तक अल्लाह ताला बचाए रखे। एक तो ये कि ऑब्वियसली शायरों की फैमिली से हैं, तो शायरों का थोड़ा सा खून तो है, तो वो शायरों का जो खून है ना, वो मेरा ख्याल है वो बार बार ये जोर लगाता है कि जब तक कि प्रॉपर जान तोड़ के इश्क ना हो जाए तब तक आगे मत बढ़ो। और वो इश्क का प्रॉब्लम ये है कि जब तक कि इश्क नाकाम ना हो, इश्क नहीं होता। तो लिहाजा एक बड़ा अजीब को गरीब किस्म के कंडेंड्रम में फंसे हुए हैं आप ना। आप इश्क कामयाब हो जाए तो वो इश्क नहीं रहता, और नाकाम हो जाए तो शादी नहीं होती।
تو اس قسم کی کچھ لیکن کوئی حل نہیں نکالا کیا؟ یہ سمجھوتا کر لیا کہ نہیں کرنی؟ نہیں یا ابھی نہیں، سمجھوتا بالکل نہیں کیا ابھی بھی. obviously there is I am still open to it. شاعروں اور فلاسفروں کے خاندان سے ہیں آپ، بینکنگ میں آ گئے، جو شاعر اور فلسفی بالکل جس میں کورے ہوتے ہیں جی اعداد و شمار میں، تو اس کمبینیشن سے پھر کیا بنا ہے؟ بالکل درست فرما رہے ہیں آپ. وہ ایکچولی میں کہتا ہوں کہ وہ ہر خاندان میں ایک بیلنسنگ ایکٹ ہوتا ہے، تو میں غالباً وہ بیلنسنگ ایکٹ ہوں. بٹ میرے خاندان میں ماشاءاللہ بڑے اکامپلش بینکرز بھی. میرے چچا، سگے چچا انور سعید صاحب از اے ویری اکامپلش بینکر. میرے تایا ممتاز سعید صاحب واز اے ویری ویری اکامپلش بینکر. میرے پھوپھا قمر عزیز صاحب دے ویری گڈ بینکر. تو وہ ایک وہاں سے یہ بینکنگ کا جو ہے ایک تھوڑا سا ایک فلیئر جو ہے وہ مجھ میں تھا. بٹ زہیل صاحب میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں خالی بینکنگ کا ایکسپیرینس از ناٹ انف. ایک ویل راؤنڈیڈ ایکسپیرینس میک یو ڈفرینٹ اور میک یو ورک ان اے ڈفرینٹ وے دین ادروائز. اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ کی اورینٹیشن اور آپ کی پرورش بڑی ڈفرینٹ طریقے سے ہوئی ہوئی ہو. اینڈ آئی تھنک مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا یہ کہ مجھے یہ اپرچونیٹی دی جہاں میں وہ سارے اس طرح کے کام کر سکتا ہوں جو ادروائز کمرشل آرگنائزیشن میں کرنے مشکل ہوتے ہیں. والد منور سعید ملک کے ممتاز اداکار ہیں، کیا اداکاری کے کچھ جراثیم بھی آپ میں آئے ہیں یا نہیں؟ جی یہ تو میرے کالیگز ہی بتا پائیں گے کہ وہ مجھ میں وہ جراثیم ہے یا نہیں ہے. مگر بڑا مشکل کام ہے سہیل صاحب اداکاری کرنا، اور میرے خیال سے میں اس کے لیے کیپیبل نہیں ہوں. منور سعید صاحب ہی. آپ کا زیادہ تر بچپن کہاں گزرا، لاہور یا کراچی؟ لاہور میں ہی. میں آئی گرو اپ ان لاہور. ہم لوگ والد صاحب یہاں شفٹ ہو گئے تھے 1970 میں، اور ہم بھی کوئی 1971 میں یہاں پر آ گئے تھے. تو میری ساری اسکولنگ لاہور میں ہوئی ہے. میں کالج یہیں گیا تھا، یونیورسٹی یہیں گیا تھا. پھر میں اپنے MBA کے لیے کراچی گیا تھا، اور پھر مجھے وہیں جاب مل گئی تھی تو میں وہیں رک گیا. پھر میں اس کے بعد لاہور آ گیا. میں نے یہاں بھی کام کیا، پھر میں نے اسلام آباد میں کام کیا، میں نے دبئی میں بھی کام کیا، پھر میں نے افریقہ میں کام کیا، پھر میں واپس آ گیا، پھر میں نے کراچی میں کام کیا. یہ چھڑی کا اضافہ جو ہے جی، یہ کیا فضائی حادثے کے بعد ہوا؟ جی ہاں یہ اس کے بعد ایکچولی میرے یہ لیفٹ نی میں سارے لیگمنٹ ٹوٹے ہوئے ہیں. تو یہ اس کے بعد سے جو ہے یہ ایک مجھے ابھی یہ چھڑی لے کے چلنا پڑتا ہے. فضائی حادثے کے بعد سے صبح کے وقت فزیو تھراپی کروانا ان کا معمول بن چکا ہے. فزیو تھراپسٹ حمزہ نے ایکسرسائز کروائی. ناشتہ انتہائی سادہ کرتے ہیں. دبئی اسلامک بینک میں رہے، بارکلے بینکس میں رہے، جی، اور پھر پنجاب. اس سے پہلے جی میں سٹی بینک میں جو لانگسٹ میرا جو سرونگ سٹنٹ ہے وہ میرا سٹی بینک کے ساتھ ہے. اس سے پہلے میں نے امریکن ایکسپریس سے اپنا کیریئر شروع کیا تھا. اس کے بعد ریجنل بینک وچ از دبئی اسلامک بینک، سیٹنگ اپ فرام اسکریچ ان پاکستان. دیٹ واز اے کائنڈ آف اے فلیور آف دا لوکل بینک. اس کے بعد پھر دوبارہ افریقہ، تو وہ دبئی، پاکستان، اینڈ دین افریقہ آل ٹوگیدر کو تقریباً 3 سال تک اگین فورن بینک. پھر میں نے واپس آ کے اپنا بزنس شروع کر دیا تھا برج کیپٹل کے نام سے. اٹ واز اے پرائیویٹ ایکوٹی انویسٹمنٹ ایڈوائزری بزنس. میں نے 5 سال وہ چلایا ایز این انٹرپرینیور. تو 5 سال میں نے وہ بزنس چلایا. اسی کے دوران میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بورڈ پہ رہا. مجھے 2 ٹرم ملی تھی لیکن میں نے بیچ میں ریزائن کر دیا کیونکہ 2015 میں نے اپنی کمپنی بھیج دی تھی برج کیپٹل، اور 2016 میں ڈائریکٹر جنرل ہو گیا تھا نیشنل سیونگز کا. ڈیفنس فیز 5 لاہور میں بینک آف پنجاب کی نئی برانچ کا افتتاح کرنے پہنچے. سینئر مینجمنٹ نے استقبال کیا. سٹاف نے گلدستہ پیش کیا.
बैंक ऑफ पंजाब अब तक 20 अरब रुपए मुख्तलिफ प्रोग्रामों की मद में लोगों में तकसीम कर चुका है। खुद कस्टमर डीलिंग भी की। शहर के मशहूर ताजर डॉलर ईस्ट के मालिक फारूक डार ने अपना अकाउंट खुलवाया। ताजरों और सनतकारों से मुलाकात की। सनतकारों ने बैंक ऑफ पंजाब की नई मैनेजमेंट की कारकर्दगी को सराहा। स्टाफ के हमरा केक काटा और चाय पी। आप दुनिया के बहुत से मुल्कों में घूमे फिरे हैं। अफ्रीका, मिडल ईस्ट और पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह देखा है। आपको खूबसूरती कहाँ की अच्छी लगी और क्या मेयार है? तो हमें तो खूबसूरत सिर्फ पाकिस्तानी लगता, चाहे जितना मर्जी कूड़ा रख पड़ा हो यहाँ, चाहे जितने मर्जी पिटफॉल्स हों, चाहे कितनी भी सड़क टूटी हुई हो। पाकिस्तान की कौन सी जगह? पाकिस्तान में सबसे अच्छी जगह कराची लगती है। दुनिया के कितने मुल्क देख चुके हैं? मुझे काफ़ी ट्रैवल करने का शौक है। कुछ नहीं तो 25-30 मुल्क तो ज़रूर देखे होंगे। ब्यूटी को डिफाइन अगर करें, उसकी ब्यूटी को तारीफ करें, जैसे आपने कहा पाकिस्तान की ब्यूटी सबसे अच्छी लगती है, अगर मैं कहूँ कि निस्वानी हुस्न में आपको क्या पसंद आता है? वो जिस तरह कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर, जी, तो किसी पे भी दिल आ सकता है। मगर मेरी हद तक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो इंसानियत का एक एलिमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। डिफेंस में अपने बचपन के दोस्त शाद से मिलने उनके घर पहुंचे। ज़फ़र और हम बीकॉम में टॉपर्स रहे हैं। ज़फ़र ने पार्ट 2 में टॉप किया था और मैंने पार्ट 1 में टॉप किया था, और हम दोनों दोस्त साथ ही फर्गूसन्स पहुँचे और दोनों ने ये फैसला किया कि ये जो फील्ड है ये हमारे लिए नहीं है। और ज़फ़र गए बैंकिंग में और देखें माशाल्लाह कहाँ पहुँचे, और मैंने मार्केटिंग चूज़ की और मैंने फिर अपनी कंपनी बनाई और मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, और हम दोनों स्क्रैच से अपनी अपनी फील्ड्स में गए और अपना अपना नाम बनाया। ज़फ़र साहब की सबसे अच्छी बात क्या है और ख़ामी क्या है? ज़फ़र की सबसे बड़ी खामी ये है कि ये सबके दोस्त हैं, और इनकी जो पर्सनैलिटी की वर्सेटिलिटी है वो ये है कि ये बच्चे से लेके बूढ़े तक को अपना बना लेते हैं, और हर उम्र के अंदर इनकी दोस्तियां हैं, हर तरह के आदमी से ये इंटरेक्ट कर लेते हैं। यही इनकी सबसे बड़ी खामी है और यही इनकी सबसे बड़ी खूबी है। तो आप इन्हें मशवरा नहीं देते शादी कर लें? मैं इनका बहुत सिंसियर दोस्त हूँ और मैं इनसे यही कहता हूँ जो ये कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं तो क्यों अपने आप को मजीद उलझाते हैं? नहीं, आप चाहते हैं कि शादी ना करेंगे? नहीं, मैं चाहता हूँ कि इनकी शादी हो, मगर इनकी मर्जी से हो। और जिस तरह मैं सफ़र कर रहा हूँ उस तरह कि इनको भी वही मुश्किलात हो जो मुझे नहीं, शादी बिल्कुल होनी चाहिए, और ज़फ़र जैसे आदमी जो है वो उसको जहाँ एक एस्पेक्ट इन्होंने छोड़ा हुआ है उसको भी कंप्लीट कर ले। दोपहर का खाना दोस्त के हमरा खाया और बचपन की यादें ताज़ा की। इनफैक्ट एट दिस पॉइंट टाइम मैं तो सुहेल साहब आपसे एक चीज़ और शेयर करता हूँ, बल्कि ये पहला प्रोग्राम है जिसमें मैं ये शेयर करूँगा। मैंने फ़ैसला किया है कि मैं एक ज़फ़र मसूद फाउंडेशन बना रहा हूँ, और ज़फ़र मसूद फाउंडेशन जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होगा कि वो पैसेंजर सेफ्टी और अवेयरनेस के बारे में काम करेगा। तो लोगों को बताया जाए कि उनके राइट्स क्या हैं, फ्रॉम रोड to all the way to air, which is considered to be the safest mode of financing, of traveling. मेरी कोशिश यही होगी कि वो मेरे जीते जी वो जो फाउंडेशन है वो अपने ओन पे खड़ी हो जाए, और वो उसके इतने रिसोर्सेज हों कि वो एंडाउमेंट पे चलती रहे फॉर एवर।
बेदिया रोड पर वाक़या बैंक ऑफ पंजाब के लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर पहुंचे। सेंटर में रोल ऑफ लीडरशिप के उन्वान से जारी वर्कशॉप में शिरकत की। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। इंशाल्लाह हम लोग आप लोगों को ट्रेनिंग के मामले में बहुत तंग करते रहेंगे, आपको और आपकी पूरी टीम्स को। मुख्तलिफ शहरों से तल्लुक़ रखने वाले बैंक अफसरान में नुमायां कारकर्दगी दिखाने पर ट्रॉफीज और सर्टिफिकेट तकसीम किए। गुलबर्ग में बैंक ऑफ पंजाब के हेड ऑफिस पहुंचे। अपने दफ्तर में आए। पंजाब बैंक के कितने मुलाजमीन हैं और कितनी ब्रांचेज हैं? 10,000 से ऊपर एम्प्लॉयज़ हैं सुहेल साहब, और हमारी तकरीबन ब्रांचेस जो है 650 के करीब हैं। बुनियादी तौर पर तो पंजाब बैंक की मलकियत हुकूमत पंजाब के पास है, लेकिन क्या ये दूसरे सूबों में भी काम करता है? जी, वेरी मच सो। इनफैक्ट अब तो सुहेल साहब हम जहाँ खड़े हुए, यहाँ से हमें आगे जाने के लिए बाकी सूबों में पेनिट्रेट करना है और हमें वहाँ जाना है। अभी हमारी प्रेजेंस जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर है इन अदर एरियाज़। पंजाब से बाहर नॉर्थ में जब हम इस्लामाबाद से ऊपर कहते हैं तो वहाँ को 100 ब्रांचेस हैं, और जब हम नीचे कहते हैं तकरीबन सदर्न पंजाब से नीचे जो सिंध और बलूचिस्तान का एरिया है, वहाँ तकरीबन 35 ब्रांचेस हैं। मगर अगले 5 साल में हमारा इरादा ये है कि हमें वहाँ दोनों जगह के ऊपर अपनी प्रेजेंस को एट पार करना है विद आवर कॉम्पिटिशन बैंक्स। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हेड से ऑनलाइन मीटिंग्स की और जारी प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग ली। अपनी लिखी हुई किताब पेश की। स्टाफ के साथ ग्रुप फोटो बनाए। कराची जाने के लिए बजरिया PIA लाहौर एयरपोर्ट से रवाना हुए। वो उसी सीट 1C पर बैठकर सफर करते हैं जिस पर बैठने के दौरान PIA का तैयारा क्रैश हुआ था। कराची डिफेंस में अपने घर पहुंचे। वालिदैन और फैमिली मेंबर्स उनके मुंतज़िर थे। जफर साहब कैसे बच्चे हैं, इनकी खूबी क्या है, इनकी खामी क्या है, और फिर ख़ास कर ये जो फ़ज़ाई हादसा था उसका आप पे क्या जब असर हुआ, जब आपको पता चला कि ही हैज़ सर्वाइव्ड? ये इंतहाई बहादुर बच्चा है, बहुत बहादुर। यानी इतना बहादुर है कि जब ये जहाज का हादसा हुआ तो जाहिर है यहाँ वो देखा टीवी पे, माँ भी उसकी देख रही थी और सब परेशान हुए। मुझे थोड़ा सा पता नहीं क्यों ये एहसास था कि नहीं, सब खैरियत रहेगी। इतनी देर में इनका फ़ोन आ गया। एक टेलीफोन बजा मेरा, अननोन नंबर था, मैंने उठाया तो ये बोल रहे थे जफर मसूद कि पापा मैं बच गया हूँ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, और मैं हॉस्पिटल आ गया हूँ मलीर में। तो फिर मुझे ख्याल हुआ कि ये शायद मेरे जहन की जो कैफियत है उसमें कहीं इसकी आवाज़ ना आई हो, इसने नहीं किया हो फ़ोन। तो मैंने उसी नंबर पे
फिर दोबारा फ़ोन किया, कहले हाँ आए हैं, वो बिल्कुल आए हैं और उन्होंने बात की है आपसे। बल्कि वो जब आए तो वो इतने अपने सेंसेस में थे कि उन्होंने आते ही मुझसे ये कहा कि मुझे एक मोबाइल दे दीजिए, क्योंकि मोबाइल तो इनका वहीं गिर गया था, ख़त्म हो गया था, तो मुझे ज़रा मोबाइल दे दीजिए, एक नंबर मिला दीजिए। तो नंबर इसको याद थे दोनों, मेरी बीवी का भी यानी अपनी माँ का और मेरा भी, बाप का भी। आप बताएंगे ताया अबू के बारे में? अबू के बारे में बताओ कुछ नहीं बताओ क्यों? चले हो बताना पड़ेगा, क्या बताओ ये बता रो पड़ी। कितनी मैं अपने खुदा की शुक्रगुजार हुई हूँ कि मैं बता नहीं सकती। इसके साथ मुझे भी ज़िंदगी दे दी अल्लाह मियां ने, और इसको भांप लेता है ये किसी की प्रॉब्लम, फिर सबसे आगे आगे होता है ये। इसकी इसका जो पहली रिपोर्ट आई थी उसमें भी लिखा था कि ही इज़ द हेल्पफुल बॉय, 5वीं क्लास, 4th-5। मैं बड़ी हैरान हूँ कि टीचर से ये क्या हेल्प करता होगा ये 5 साल का बच्चा। इस वाक़े के बाद आप इन्हें क्या एडवाइस करती हैं आप कि अब इन्हें कैसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, क्या करनी चाहिए? शादी कर लेनी चाहिए कि ख्याल आता है कि वक्त के साथ साथ इनको तन्हाई का एहसास ना हो, और एक ये भी एक फ़र्ज़ है। अब देखें मैं ज़रा एक मिनट, ये जो बच्चा है मैंने बताया ना बहुत समझदार है, तो ये कहती रहती है शादी कर लो शादी कर लो, ये बेचारा बताता नहीं, मगर इसने जो मेरी हालत देखी है शादी करने के बाद तो इसने तय किया मैं शादी नहीं करनी। लीजिए अब आप कवर कर दे उसे तो अलग बात है। बहुत अच्छे जेठ हैं। जब मेरी नई नई शादी हुई तो तकरीबन मेरे सास ससुर यही थे। सास ससुर नहीं लगते थे, ये लगते थे, मगर बहुत मोहब्बत करने वाले और हमेशा हेल्प करने वाले। कोई मसला हो प्रॉब्लम सीधे ज़फ़र भाई। उस दिन जब ये हुआ है तो हम दोनों कमरे में ही थे, मैं और मेरे हस्बैंड, तो उन्होंने बोला ये कुछ हुआ है, मतलब उन्होंने मुझे कहा कि ये हो गया, बहुत बुरी चीज़ हुई है। मैंने कहा क्या हुआ? मैं उनसे पूछ ही रही थी, मुझे बता रहे थे कि ज़फ़र भाई की जिस प्लेन में वो आ रहे थे वो क्रैश हो गया। तो पहले तो मैं बिल्कुल ही जैसा सकता सा हो जाता है ना, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी रही थी। थोड़ी देर में अम्मी चीखती भी आ गई, तो फिर मैं तो अम्मी को ही संभालने में लग गई। तो खैर 15 मिनट में ज़फ़र भाई की कॉल आ गई ना, वी वर शॉक्ड। तो हम लोग बस साथ में रो ही रहे थे और शुक्र अदा कर रहे थे कि फिर सबके फ़ोन आने शुरू हो गए। सबको हमने सबको बता रहे कि नहीं ही सेफ। ज़फ़र भाई के मैंने काफ़ी सारे नाम रखे शुरू से क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल हैं, और अनदाता इनका मैंने नाम रखा। बेनाम बादशाह टाइप इस तरह के नाम मैंने इनको बहुत लक़ब से। आई लव ताया अबू। क्या ताया अबू की क्या बात है जो आपको अच्छी लगती है? एवरीथिंग। तो मेरे पास एक रैंडम ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें एक मैसेज आया जिसमें था कि PIA का जहाज़ लाहौर से आने वाली फ़्लाइट क्रैश कर गई। मैं इतना कंफ्यूज हो गया कि मैं इनका जो व्हाट्सएप पे जो उन्होंने टिकट भेजा था मैं वो खोलने के बजाय कुछ और खोलने लगा, ये वेरीफाई करने के लिए कि वो फ़्लाइट का नंबर क्या था, और चैनल चेंज कर रहा था कि शायद किसी चैनल में आए। मैंने इमीडिएटली कॉल किया इनके ड्राइवर को, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एयरपोर्ट सीज कर दिया। तो मुझे हुआ कि ये तो हुई है। आप सोच ही नहीं सकते कि कोई अगर ये क्रैश हो जाए और कोई बचेगा, लेकिन ये हमारे ख़ानदान पे एक बहुत बड़ा मिरेकल है। और आई थिंक जितना शुक्र अदा करें वो कम है। कोई ना कोई नेकी है हमारे माँ बाप की जो सामने आई। उसमें मेरे ख्याल से 2 ऐसी हैं कैरेक्टरिस्टिक्स जो बड़े भाई में आई हैं वालिद साहब से मेरे ख्याल से। एक तो ये कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो वालिद साहब में तो कॉन्फिडेंस है ही, सारी दुनिया जानती है, पर वो इनमें आया है। और सेकंड है ऑनेस्टी। खामियों में कोई ऐसी ख़ास खामी नहीं है लेकिन आपने पूछा है तो शायद मुझे जो फील होता है एज हिज ब्रदर इसके थोड़ा सा पर्सनैलिटी में बैलेंस नहीं रहता कभी कभी। मुझे हमेशा से ये फील हुआ है कि मेरे 2 फादर हैं, तो क्योंकि ज़ाहिर है अब्बा के साथ तो बहुत रहा, प्रोफेशन भी ऑलमोस्ट वैसे ही हो गया। मुझे पर आपके क्या तसुरात थे, आप कहाँ थे जी? कैसे आपने इस खबर को सुना? मुझे एक कज़न है मेरे, काजिम सईद साहब, उनका कॉल आया था। उन्होंने कहा कि भाई ये तुमने टीवी देखा?
اور انہوں نے کہا کہ ظفر کے ساتھ یہ وہ, تو وہاں سے مجھے آئیڈیا ہوا. جب میں باہر نکلا کمرے سے تو پھر اماں کو دیکھا, اماں کچھ ذرا جذباتی ہوئی تھی. اس وقت تک تو بالکل ظاہر ہے یقین ہی نہیں آتا بالکل. مجھے تو خیر آدھی چیزیں تو آلموسٹ فلمی لگ رہی ہوتی ہیں. پلین کریش مطلب یہ تو بالکل لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی ہالی ووڈ کی فلم میں چلے گا. جب ہاسپٹل پہنچے وہاں جا کے اور یقین آیا دیکھ کے, مگر جب پہنچے تو پتہ لگا بھائی کہ اللہ میاں سے بھی اتنی دوستی ہے جتنے باقی سے ہے, کہ وہ اتنا ماشاءاللہ مطلب اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی صرف اتنی چوٹیں کہ جیسے سیڑھی سے گر کے ہوتی. اچھا مجھ سے چھوٹی جو بہن ہے وہ بھی, ان کی بھی ماشاءاللہ ان سے بہت زیادہ, کیونکہ وہ 16 سال چھوٹی ہیں. وہ زینب کا جس طرح, زینب امام ان کا نام ہے, زینب نے جس طرح وہ کیا ہے ماشاءاللہ, وہ اب باہر چلی گئی ہیں, جرنلسٹ ہیں, وہ وہیں پڑھ رہی ہیں. ان کی جو محبت ہے وہ ان سے کوئی میرے خیال سے ٹرپل ہے, کیونکہ جتنے لیول نیچے آئی ہیں اتنی محبت ان کی بڑھ گئی. بہت ہی اچھے دل کے مالک ہیں, سب کا بہت خیال رکھتے ہیں, اور جو بھی ان سے ملتا ہے 2 منٹ میں ان کا فین ہو جاتا ہے. تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان کا دل بہت مدد کرنے والا ہے, سب کا بہت خیال رکھتے ہیں. اپنی اسٹڈی میں بیٹھ کر ای میلز چیک کی اور جواب دیے. کھانا فیملی کے ہمراہ کھایا. کھانے میں امروہہ کی خاص ڈش ماش کی کھچڑی شامل تھی. اس کے ساتھ مولیوں کی چٹنی, اور مولیوں نے لطف دوبالا کر دیا. خاندانی طور پر سادات امروہہ سے تعلق ہے. آپ کے خاندان کے بزرگ شرف الدین ولایت صاحب بڑے مشہور صوفی بزرگ تھے. کیا امروہہ میں آپ کے خاندان کے لوگ اب بھی رہتے ہیں, ان سے ملاقات ہوتی ہے؟ جی بالکل بالکل, کافی فیملی وہاں پر ہے, اینڈ وی آر ان ٹچ ود دیم. کمال امروی صاحب کی وہاں فیملی ہے. جی جی. میری وہاں پر خالہ ہیں. میں تو خیر انڈیا صرف ایک دفعہ ہی گیا ہوں, تو وہاں ملاقات ہوئی تھی. معاشیات کے طالب علم ہیں, معاشیات کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. پاکستانی معیشت کس طرح ٹھیک ہو سکتی ہے؟ کوئی سادہ فارمولہ ہے؟ سہیل صاحب آسان فارمولہ تو نہیں ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. صرف اب جو راستہ رہ گیا ہے وہ ڈیفیکلٹ راستہ ہی ہے, اینڈ آئی تھنک وی نیڈ ٹو ٹیک دیٹ روٹ. سب سے پہلے کیا کریں؟ میرے حساب سے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کے ریفارمز کی ضرورت ہے, اسٹارٹنگ فرام FBR ٹو PIA ٹو پاکستان ریلوے ٹو وابڈا ٹو ڈسکوز. کیا ان سب قومی اداروں کو پرائیویٹائز کر دیا جائے؟ میرا اس کے اوپر ویو یہ ہے کہ جو پرائیویٹائزیشن ہے اس کا آپ کو ایک پورا کا پورا فیس چینج کرنا پڑے گا. لیکن بہت سارے ادارے ایسے ہیں کہ جس کو اگر ہم پرائیویٹائز کریں گے تو غالباً وہ فروٹ ہمیں اوور آل اکنامک فریم ورک میں اس طرح نہیں ملے گا. تو لہٰذا ہمیں 2 چیزوں کو ڈیفائن کرنا پڑے گا اور ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کون سے ادارے ایسے ہیں جو پرائیویٹائزیشن سے ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں, اور کون سے ایسے ہیں جو ہمیں اپنے پاس ہی رکھنے پڑیں گے اور ان کو ڈیلیور کرنا پڑے گا. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سہیل صاحب وہ یہ ہے کہ جو پرائیویٹائزیشن والا معاملہ ہے اس کے اوپر جو سلیکشن آف سکسیسفل بڈر ہے وہ صرف پرائسنگ اس کا کرائیٹیریا نہیں ہونا چاہیے, اس میں کوالٹیٹیو ایسپیکٹ بہت امپورٹنٹ ہونا چاہیے. یہ بات کس حد تک درست ہے کہ پنجاب بینک میں سیاسی دباؤ سے لوگوں کو قرضے دلائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے بینک کی معاشی حالت بھی کچھ خراب ہے؟ سہیل صاحب بالکل میرا اب مجھے 10 مہینے ہو گئے, بالکل کانٹری ٹو دس ہول نوشن. ہوا یہ تھا کہ ایک لیگیسی ہے کوئی 10-15 سال پرانی, جب یہ یقیناً ہوا تھا اور اس کے کچھ اثرات بھی سامنے آئے, مگر اس کے بعد بینک جو ہے وہ ریفارم کر گیا ہے اور اب ماشاءاللہ بینک اس پوزیشن میں ہے کہ جہاں اس کی پوری جو بک ہے وہ صاف ہو چکی ہے. میں نے اس سال کافی زیادہ ایگریسولی, جس کو ہم سبجیکٹیو کلاسیفیکیشن کہتے ہیں, میں نے اس سال وہ بھی کی ہے. تو اس حساب سے ماشاءاللہ بینک آف پنجاب از ویل پوزیشن. مجھے کبھی کوئی یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے فورس کیا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ آپ جو ہے وہ یہ پولیٹیکل بیسس کے اوپر کسی قسم کی کوئی لوننگ کریں. ان فیکٹ ان ون آف دا میٹنگز آئی اسٹل ویری ڈسٹنکٹلی ریممبر, کوئی تقریباً 6 مہینے پہلے پرائم منسٹرز کو چیئر کر رہے تھے اور پرائم منسٹر نے مجھ سے سب کے سامنے, کچھ فیڈرل منسٹر بھی بیٹھے ہوئے تھے اور پروونشل گورنمنٹ بھی بیٹھی ہوئی تھی, ان کی سب کے سامنے مجھ سے پوچھا کہ ظفر آپ کے اوپر کوئی پولیٹیکل دباؤ تو نہیں ہے؟ میں نے کو کلیریفائی کیا کہ سر ایسی کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا آپ نے بالکل کسی پولیٹیکل
दबाव में नहीं आना, और आपने जिस तरह आप काम कर रहे हैं आप वैसे ही काम करते रहें। फ़ज़ाई हादसा एक ट्रेजेडी था, लेकिन साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका भी। आपने इससे क्या सीखा, लोगों को क्या बताएंगे? और अंग्रेज़ी में बेहतर डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसको कहते हैं बोरोड हेवन। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बोरोड हेवन में जी रहा हूँ। मेरा उसमें बड़ा सिंपल एक फार्मूला है, वो ये है सुहेल साहब के जो भी काम करें वो पूरी ऑनेस्टी से और दयानतदारी से करें। तो मैं नटशेल में तो आपको ये बता दूं, वैसे तो मैं 10 चीज़ें आपको बता सकता हूँ कि मैंने ये सीखा, ये सीखा, ये सीखा, ये सीखा, मगर ये कि जो इस तरह ये जो क्रक्स है मेरी ज़िंदगी का इस वक्त, वो यही है। और मैं उसी महवर के अराउंड जो है, ये पहले भी ऐसे ही था मगर वो ज़्यादा री इन्फोर्स हो गया है आफ्टर द एक्सीडेंट।